हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम जो वर्ड है उसको सबसे पहले एजी टांसले नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था। जो इकोसिस्टम शब्द है उसको सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कौन था? एजी टॉन्सले। अगर हम इकोसिस्टम के परिभाषा के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों चीजों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या ऐसे कह सकते हो इन दोनों के बीच की जो परस्पर क्रिया है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए। जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो या नॉन बायोटिक हो या एबायोटिक हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से निर्भर करती हैं, किसी न किसी एक तरीके से डिपेंड करती हैं। अगर हम इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होगी कि जीवों के जीवों के या ऐसे लिख लीजिए, जीवो व पर्यावरण, जीवो व पर्यावरण के बीच पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों को, संबंधों से बने एक सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच जो एक कनेक्शन होता है, जिस तरीके से वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसके वजह से जो एक सिस्टम बनता है, जो एक कह सकते हो एक तंत्र बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर हम बात करें, हाँ, अगर अब हम बात करें कि इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है और इकोसिस्टम कैसे काम करता है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, तो हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के मेनली दो टाइप्स होते हैं। तो इकोसिस्टम के मेनली दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, एंड द अदर वन इज मैन मेड, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए, जाहिर सी बात है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा? जो पर्यावरण के द्वारा अपने आप बनाया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसी में किसी भी प्रकार से ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो ये भी दो टाइप्स का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है। नंबर वन, एक होता है एक्वेटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखिए, सबसे पहले एक्वाटिक के इकोसिस्टम की बात करें। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, तो ये वो इकोसिस्टम है, या ऐसे कह सकते हो जलीय इकोसिस्टम, पानी का इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल को क्या कहोगे? स्थलीय, स्थलीय इकोसिस्टम। अब देखिए, जो जलीय इकोसिस्टम है, तो जाहिर सी बात है इसमें वो चीज़ें आएंगी जो पानी में रहने वाली हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो या नॉन बायोटिक हो, एबायोटिक हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर ख़ास तौर से वही चीज़ें आनी हैं जो एक्वाटिक हों। तो एक्वाटिक को भी अब हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब साफ जल में रहने वाले, जैसे कि इसमें ऐसा कह सकते हो किसी स्थिर जल के, या फिर कह सकते हो जैसे कि किसी तालाब के, नदी के, या किसी झील के जो इकोसिस्टम होता है, किसी तालाब का, पॉन्ड का, या किसी झील का, या फिर नदी के इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। दूसरी चीज क्या आती है? समुद्री जल या मैराइन वाटर इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो जो कि समुद्र से मिलकर बना हो, समुद्र का इकोसिस्टम हो, तो उसको हम लोग मैराइन वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है। अब तीसरा आता है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है इसमें, जैसे कि ग्रासलैंड, यानी कि घास के मैदान। जो घास के मैदान होंगे, वो घास के मैदान भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। उसके अलावा डेजर्ट, रेगिस्तान, उसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो तो ये जितने भी इकोसिस्टम अभी हमने डिस्कस किए, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर, तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम हैं जो कि नेचुरल हैं। आप तालाब की बात कर लें, किसी झील की बात कर लें, नदी की बात कर लें, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये कैसे हैं? एक नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरी अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल के बारे में, ग्रास लैंड यानी घास के मैदान जो है, घास के मैदान में बहुत सारे दूसरे जीव पाए जाते हैं, तो वो उसके इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रेगिस्तान में दूसरे जीव पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जो भी जीव और जो कुछ भी पेड़ पौधे या जो कुछ भी पाया जाता है, वो सब डेजर्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल में रहने वाले जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में, तो मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? यानी कि इस प्रकार का इकोसिस्टम जो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया हो, या ऐसे कह सकते हो एक, कैसे किसी ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के इंटरफेरेंस के द्वारा, या प्रकृति के विरुद्ध जाकर जो इकोसिस्टम बनाया गया होगा, उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? मैन मेड इकोसिस्टम। ये कैसे होता है? देखिए, ये क्या क्या हो सकते हैं इसमें। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए क्या हो सकता है इसमें। इसमें एक तो आपका टाइप होता है धान के खेत, धान के, या फिर गेहूं के खेत। ये सब क्या है? ये वो इकोसिस्टम है जो मैन, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर आप कह सकते हो एक्वेरियम। यानी कि ये ऐसे इकोसिस्टम है जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक। अगर हम अब आगे बात करें, तो अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम।
यानी कि एक जो इकोसिस्टम है वो किस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, आखिरकार उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो देखिए जो एक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है। तो अगर हम बात करें किसी एक इकोसिस्टम का, तो इस ये जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी दूसरी चीज़ें हैं, माइक्रोब्स हैं, इन सब के जो ये सब जितने भी केमिकल फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं, तो हमारा एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो इसी चीज़ को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग हैं। तो इसी आधार पर अगर हम बात करें, तो हमने अपने इस इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है एबायोटिक इकोसिस्टम, एबायोटिक इकोसिस्टम और दूसरा होता है बायोटिक इकोसिस्टम। देखिए, अगर हम बात करें एबायोटिक इकोसिस्टम को हिंदी में हम लोग अजैविक भी कहते हैं। अजैविक, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जैविक। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो निर्जीव चीज़ों से मिलकर बना हुआ है या मरी हुई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, या जैसे कि कुछ भी नॉन लिविंग हो, टेम्परेचर है, वाटर है, कुछ भी नॉन लिविंग है, तो उन चीज़ों से जो हमारा इकोसिस्टम बना है, उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स रखेंगे। तो अगर या दूसरे की अगर हम बात करें, एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि लिविंग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएगा या फिर बायोटिक इकोसिस्टम कहलाएगा। तो अगर हम बात करें एक हमारे एबायोटिक इकोसिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए, हमारा कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो तालाब का इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, क्या ये कोई भी दूसरा इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टेम्परेचर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दूसरी चीज़ की हम बात करें, तो लाइट यानी कि प्रकाश, ये भी एक हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। प्रकाश हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एक नॉन लिविंग चीज़ है, वो एक लिविंग नहीं हो सकता प्रकाश, नॉन लिविंग चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, एयर यानी कि वायु भी एक नॉन लिविंग चीज़ है। अगर वायु नहीं होगी तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आप जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें अभी तक हमारी ऐसी हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी पर जीवन को संभव नहीं बना सकते। और तीनों की तीनों चीज़ें कैसी हैं, अभी तक जितनी भी हमने लिखी, ये तीनों की तीनों चीज़ें नॉन लिविंग हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जल, जल भी कैसा होता है? एक नॉन लिविंग होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके अलावा सॉइल नॉन लिविंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गैसेस की बात करें, या और लास्ट अगर हम बात करें मिनरल्स के बारे में, खनिज खनिज के बारे में, ये जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें नॉन लिविंग हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, सारी की सारी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। अगर टेम्परेचर हम मान लीजिए, अगर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाएं, तो क्या ऐसे कंडीशन में इंसानों का जिंदा रह पाना पॉसिबल है? क्या अगर हम पृथ्वी से लाइट को हमेशा के लिए बंद कर दें, किसी लाइट का इकलौता सोर्स है हमारे पास, सन जो है, वो सूरज जो है, वो हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है हमारे पास लाइट का। अगर हम किसी तरीके से सूरज को हमेशा के लिए बंद कर दें किसी तरीके से, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। क्योंकि प्लांट लाइट के द्वारा, या कह सकते हो सूरज की रोशनी के द्वारा, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड्स हैं। तो अगर सनलाइट खत्म हो जाएगी तो प्लांट खत्म हो जाएंगे, प्लांट खत्म हो जाएंगे तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी खत्म होते चले जाएंगे। इसका एग्जांपल आप लोग डायनासोर्स के पीरियड में जब आप जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि डायनासोर्स कैसे खत्म हुए। तो वो भी आप इसी तरीके से पढ़ोगे कि सनलाइट जो थी वो बंद हो गई थी पृथ्वी पर आना, तो जिसकी वजह से जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो सारे के सारे मारे गए थे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स और जो दूसरे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो सारे के सारे मारे गए थे। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट, सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट्स होता है प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर। हिंदी में कहते हैं उत्पादक। उत्पादक किसको कहोगे? उत्पादक का मतलब वो चीज जो किसी भी चीज का निर्माण कर रही हो, या कह सकते हो कि वो मेनली वो ही चीज एनर्जी को बना रही है इस टाइम। जैसे कि मान लीजिए ट्रीज जितने भी हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स लिख लीजिए आप इसमें, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सारी की सारी वो चीजें जो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वो सारी की सारी चीजें प्रोड्यूसर कहलाएंगी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता। तो उपभोक्ता या प्रोड्यूसर वो, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो मेनली प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर वो होते हैं जो खास तौर से प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उपभोक्ता कहते हैं। अगर इनकी भी बात करें, ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होता है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये, अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर मेनली शाकाहारी होते हैं, जो क्या करेंगे? खास तौर से केवल डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर का सेवन करते हैं, को खाते हैं। ठीक। जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर कौन? टर्शरी कंज्यूमर वो जो कैसे खाते हैं? कह सकते हो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और इसी को सर्वोच्च मांसाहारी भी कहते हैं। ये जितने भी हैं, इसमें एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे बकरी है, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे बकरी है, खरगोश है, चूहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये प्रोड्यूसर को खाती हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आएंगी। और अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में, इसमें ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर सॉरी टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, टर्शरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? टर्शरी कंज्यूमर सारे के सारे सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। सर्वोच्च मांसाहारी। मांसाहारी यानी कि ये सबसे ऊपर के, अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल में इनको सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करें, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि जो टेम्परेचर है उसको, या इन सब चीज़ों को अगर हम बात करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इनको कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है, इसमें से इससे कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फिजिकल फैक्टर है, पहला क्या है? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकता है इसमें? जैसे कि मान लीजिए प्रकाश, सूरज की रोशनी इसको प्रभावित कर सकती है। या आप बात करें टेम्परेचर, ये भी चीज़ इसको प्रभावित कर सकती है। अगर हम बात करें बारिश के बारे में, रेन, वो भी इस चीज़ को प्रभावित कर सकती है। तो ये सब चीज़ें, या फिर दूसरी इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे पीएच है, वो भी इसको प्रभावित कर सकता है। जल है। तो ये फिजिकल फैक्टर ऐसे हैं जो अजैविक चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा दूसरा चीज़ जो इसको प्रभावित कर सकती है वो होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक
सब्सटेंस, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ जो है वो भी इसको चीज प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में जितनी भी कार्बनिक चीजें जाती हैं उनका चक्रण करके वो वापस से हमारे एनवायरनमेंट में वापस से आ जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई खेत है, आपके खेत में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो खेत बंजर हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो सब चीजें हमें नुकसान देती हैं। तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा तीसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कार्बनिक पदार्थ चीजें, कार्बनिक पदार्थ इसको प्रभावित करेंगे। हम आगे बात करें इसी में, हमने एक ऊपर एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था कंज्यूमर। हम अगर कंज्यूमर के बारे में बात करें, हम कंज्यूमर को जानते हैं, इसको हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ये मेनली दो टाइप का होता है। इसका फर्स्ट टाइप क्या होता है, इसको कहते हैं मैक्रो, मैक्रो कंज्यूमर। और दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। देखिए, मैक्रो कंज्यूमर क्या होता है, मैक्रो कंज्यूमर वो होते हैं जो सीधे सीधे जीवों को या कह सकते हो इसमें, इस कैटेगरी में उन जीवों को रखा जाता है, उन जीवों को रखा जाता है, उन जीवों को रखा जाता है जो डायरेक्ट, कह सकते हो कि डायरेक्ट अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या ऐसा कह सकते हो जो अपना भोजन कह सकते हो कि उन श्रेणी के जीवों को रखा जाता है जो भोजन को सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं, डायरेक्ट भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये भी आगे तीन टाइप्स के होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, ये आगे तीन टाइप्स के होते हैं जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आगे तीन टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले की बात करें, सबसे फर्स्ट होता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की एग्जाम्पल की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर कौन कौन आ सकता है इसमें, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन आएगा, जैसे कि इंसेक्ट हैं, रेट है, उसके अलावा हिरन वगैरह हैं, या बहुत सारी बर्ड्स, सब बर्ड्स जितनी भी होती हैं वो सब इसी के अंदर आती है, या बकरी या गॉड जिसको कहेंगे वो सब, तो वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में, इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल जैसे कि कुछ पक्षी भी इसके अंदर आ सकते हैं। वो पक्षी जो मांस खाते हैं, या कह सकते हो जो मांसाहारी हैं। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ली आ सकती है, इसके अलावा इसके अंदर कुत्ता, डॉग आ सकता है। तो ये सब चीजें वो हैं। एक और इसका एग्जांपल लिख लो, फ्रॉग, मेंढक। ये सब वो एग्जांपल हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आएंगे। अगर हम टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, तो टर्शरी कंज्यूमर्स में वो लोग आते हैं, या वो जीव आते हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए जो कह सकते हो जो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, जैसे कि बाज है। बात करें माइक्रो कंज्यूमर्स के अंतर्गत, तो ये जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, आप इसको कह सकते हो, ये जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं इसको हम लोग डिकम्पोजर के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कह सकते हो। ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शरीर, कोई डेड बॉडी है, या किसी इंसान की, या किसी प्लांट की, या किसी भी चीज़ की, जो डेड बॉडी है, या कोई मृत शरीर है, उसको खाने के लिए, उसका सेवन करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो उस पर हमला कर देती हैं या उसको खाती हैं, जिससे जो उसकी एनर्जी है वो वापस से वातावरण में मुक्त हो जाए। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया, जो वायरस जो खाते हैं, और उसके खाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से एक लोग हम लोग मृतोपजीवी भी कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम सेप्रोटॉप्स भी कह सकते हैं। आप इसको दूसरा एक और नाम भी दे सकते हो आप लोग, सेप्रोट्रॉप्स।
ये भी कह सकते हैं आप लोग, यानी मृतोपजीवी, यानी कि ऐसी ऐसे पदार्थ जो सड़े गले या मरी चीज़ों को खाएँ। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो इसके एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बैक्टीरिया, उसके अलावा फंजाई, उसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, यही 2 चीज़ें हैं ख़ास मेनली। तो फंजाई की बात करें, फंजाई का एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है, एगेरिकस। एगेरिकस एक एग्ज़ाम्पल है इसका, जो मरी हुई चीज़ों को या सड़ी गली चीज़ों को खाता है। और खाता कैसे है, आप देखोगे कि कोई एक पेड़ पड़ा हुआ है, आपने अक्सर देखा होगा, अ, कोई पेड़ है, जो पेड़ की लकड़ी पड़ी हुई है कहीं पर किसी स्थान पर, तो आप क्या देखते हो, उसके ऊपर अक्सर बहुत सारी फंजाई उग आती है। तो ये क्या है, ये जो पेड़ पड़ा हुआ है, ये एक कार्बनिक मटेरियल है। तो ये क्या करते हैं, इस कार्बनिक मटेरियल से अपना सेवन करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉन्ड्स इकोसिस्टम। एक तालाब की इकोसिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने के लिए है नहीं। तो हम जानते हैं तालाब की इकोसिस्टम में 2 चीज़ें, हर इकोसिस्टम में, तालाब की ही इकोसिस्टम में नहीं, हर इकोसिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एबायोटिक और दूसरी बायोटिक। अगर हम बायोटिक के बारे में बात करें, तो यानी कि वो चीज़ें जो नॉन लिविंग हो। इसका सेम टाइम चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि इसमें टेम्परेचर, इसमें लाइट, इसमें एयर, इसमें जल, इसमें सॉइल, इसमें गैस, इसमें मिनरल्स। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो पॉन्ड इकोसिस्टम में भी पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? पॉन्ड इकोसिस्टम, और एज वेल एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम कितने भी इकोसिस्टम पढ़ लिए, सारी की सारी चीज़ें हमारे दोनों सिस्टम्स में पाई जाएंगी, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे हमारा पॉन्ड्स इकोसिस्टम हो, या कोई दूसरा इकोसिस्टम भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में पाई जाएंगी। हाँ, बायोटेक कंपोनेंट्स जो है वो थोड़ा सा वेरीज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बायोटेक कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के भी सिर्फ एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, ये सारे के सारी चीज़ें उसके अंदर भी पाई जाएंगी। सेम ऐसे ही जैसे हम लोग जानते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, और तीसरा होता है हमारा डिकम्पोजर। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में, जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में सारे के सारे वो चीज़ें आती हैं जो प्रोड्यूसर्स के रूप में, वो चीज़ें आती हैं जो जल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, जैसे, और जो प्लांट्स जल में रहते हैं उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटो प्लैंक्टन, प्लैंक्टन। इसके एग्जाम्पल, फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रिला। इसके अलावा लेमना, या जलकुंभी। जलकुंभी को इंग्लिश में नाइफिया कहते हैं, नाइफिया। ठीक, जलकुंभी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हो। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, सॉरी, कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, कंज्यूमर्स भी हमारे 3 टाइप्स के पाए जाएंगे। कौन कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और हमारा टर्शरी कंज्यूमर। 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स हमें मिलने हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, यानी कि वो जीव जो हाइड्रा लेमिना या इस तरीके के जो जलीय पौधे हैं, उन चीज़ों को खाते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, जो जीव, जो प्लांट्स जल में रहते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और जो एनिमल जल में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन। ठीक, देखिए, अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे जो कि जलीय पौधों का सेवन करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि खास तौर से उनमें में जू प्लैंक्टन ही आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं वो? एनिलिड्स हो सकते हैं, यानी कि एनिलिड्स के जो जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। या मोलस्का हो सकते हैं, मोलस जिसको कहते हैं।
मोलस्का के एनिमल्स सारे इसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि वो ऐसे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का या फिर कह सकते हो कि प्रोड्यूसर्स का सेवन करते हैं। ठीक, या इसमें टेडपोल्स भी आ सकता है। अगर हम तीसरे की बात करें, जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? स्मॉल फिश, यानी कि छोटी मछलियाँ क्या करेंगी, इनको खा लेंगी, स्मॉल फिश। उसके अलावा बीटल्स, ये सब चीज़ें वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाती हैं। अगर हम टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करें तो टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? वो जो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों कंज्यूमर्स को खा सकते हैं। तो इसमें यानी कि बड़ी मछलियाँ, लार्ज फिशेस आ सकती हैं, इसमें डक आ सकती है। तो वो क्या करती है, ये सब चीज़ें क्या करती है मिलकर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों को खा सकती हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा एक क्या था, हमारा एक इकोसिस्टम था। ये खास तौर से पॉन्ड इकोसिस्टम था। इसमें अगर हम डिकम्पोजर के बारे में बात करें, डिकम्पोजर्स कौन कौन से चीज़ें होती हैं? डिकम्पोजर्स सेम जैसे कि हमने पीछे बात करी, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स या तो फंजाई होते हैं, इसमें भी सेम वही फंजाई, और दूसरे क्या होते हैं? बैक्टीरिया। दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, बैक्टीरिया भी हो सकता है और वो फंजाई भी हो सकते हैं। ये हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है। अगर इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाए तब भी सेम ऐसे ही आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में भी पूरी कहानी लिख के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो ट्रॉपिक लेवल को किस तरीके से डिफाइन करोगे इकोसिस्टम के अंदर, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करें, तो हम जानते हैं इकोसिस्टम में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं कुछ ना कुछ। तो वो क्या करते हैं, ये कनेक्शन करके एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उस इकोसिस्टम में या उस कम्युनिटी में एक निश्चित स्थान होता है। क्या कहते हैं, मतलब जैसे क्या करेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये जितने भी दूसरे लिविंग, जितने भी दूसरे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। देखिए, ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो इस एनवायरनमेंट में, इस इकोसिस्टम में हर एक लिविंग कंपोनेंट क्या करता है, दूसरे लिविंग कंपोनेंट से एक कनेक्शन रखता है। तो इस कनेक्शन, जो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो दूसरे लिविंग थिंग्स से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखती हैं। क्या रखती हैं? कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन होता है, उनका कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हो? कम्युनिटी कहते हैं। और हर कम्युनिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है, एक कह सकते हो एक फिक्स्ड, उन लोगों का एक फिक्स्ड कह सकते हो कि एक फिक्स्ड लेवल होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल। तो इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई कनेक्शन रखता है तो उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और उस कम्युनिटी में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित स्थान होता है। कोई बहुत नीचे आता है या कोई बहुत ऊपर आता है। अब देखिए, जब ये टॉप लेवल का निर्माण कर रहे होते हैं, कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रखे जाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सबसे ऊपर रखे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट पोजीशन पर रखे जाते हैं और कुछ लास्ट पोजीशन पर रखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन जब रखे जाते हैं तो एक चेन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड चेन। क्या कहते क्या कहते हैं हम उसको? फूड चेन कहते हैं। ठीक। अब देखिए, अब इस ट्रॉपिक लेवल में या फिर फूड चेन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना एक निश्चित स्थान रखते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में, हम बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं? सनलाइट से, सन से डायरेक्ट एनर्जी को प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाएगा? प्रोड्यूसर कहा जाएगा। अब ये प्रोड्यूसर है, इसीलिए इनको ट्रॉपिक लेवल पे सबसे नीचे रखा जाएगा, यानी कि T1 पोजीशन पे इनको रखा जाएगा। ठीक। अब वो जीव आएंगे जो प्रोड्यूसर्स का सेवन करते हैं, यानी कि खास तौर से ऐसे कंज्यूमर्स जो कि खास तौर से शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, तो उनको रखा जाएगा। शाकाहारी कौन? वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, जैसे कि रैबिट। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का सेवन करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खा रहे थे, जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खा रहे थे, यानी कि रैबिट को हम लोगों ने क्या कहा? इसको T2 कैटेगरी में रखा और इसको T1 में। ठीक। अगर हम बात करें
जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से ऊपर रखे जाएँगे, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? T3 यानी ट्रॉपिक लेवल में थर्ड पोज़ीशन पे हम लोग रखेंगे और सबसे ऊपर जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होगा, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? T4 ठीक? अब देखिए, आप एक चीज़ और देख रहे हो, हम नीचे से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी थी। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, कुछ हीट लॉस हो रहा है, जिसमें 10% ही ऊपर जा पा रहा है, जिसको हम लोग लिन मैंगा 10% लॉ भी कहेंगे आगे जाकर, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लिन मैंगा 10% लॉ, जिसमें 10,000 में से केवल 10% आगे गई तो 1,000, 1,000 से 10% गई तो 100 और 100 से भी जब आगे गई तो केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही आगे जा पाई। यानी कि जब ईगल के बाद ये टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास पहुँचेगी तो केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही पहुँच पाएगी। इसमें से जब इससे सनलाइट इसने प्राप्त की थी तो कितनी थी? 1000 किलो कैलोरी।